अस्सलाम वालेकुम। आज बलूचिस्तान नौशकी में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। 9 मुसाफिर बेगुनाह उसके नतीजे में शहीद हो गए। उसके अलावा अफवाज पाकिस्तान का जो ज़िला बुनीर के हवाले से ख़बर आप तक पहुँच गई हुई है कि वहाँ भी एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उसको हलाक कर दिया गया है, लेकिन पाक फ़ौज के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो मामला है वो हम जिस पे गुफ्तगू करेंगे आज, जो इरादा है वो ये है कि एक तो ये वाक़यात हैं बलूचिस्तान में जो ज़ाहिर है कि बहुत एक जुल्म का वाक़या हुआ, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये इसके पीछे पूरी एक चेन है, ये एक सिलसिले की लड़ी है, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। अच्छा, गार्डियन में जो कि बरतानवी अखबार है उसने हाल ही में कभी अपनी रिसर्च एक आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने जो भारतीय एजेंसी रहा उसकी इन्वॉल्वमेंट 20 अफराद की एक लिस्ट तक छाप दी है हलाक करने के लिए, जो जिसका ताल्लुक उन्होंने रॉ से बताया। बलूचिस्तान से ही ज़ाहिर है पहले भी एजेंट भारत के गिरफ्तार, अभी भी हमारी एक कुलभूषण जो है वो कैद में है। ये एक पूरा पस मंज़र है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फौजी ऑपरेशंस हैं इसके पीछे, पॉलिटिकल मतलब अनसर्टनिटीज़ हैं, ब्रोकन प्रोमिसेस हैं, ये एक पूरी हिस्ट्री है। यही मामला वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से अब इसको 22-23 साल के करीब होने लगा है और अभी तक ये किसी न किसी शक्ल में जारी है, यानी कम या तेज़, मध्यम या ज़ोरों पर, लेकिन ये जारी है। तो दयानतदारी से इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो ज़मीन है ज़ाहिर है हम सब की माँ है, लेकिन हम सब का कॉमन इंटरेस्ट यही है, खून बहेगा, हम सब खिलाफ होंगे। लेकिन वो कौन सी रीज़न्स हैं, कौन सी वो वजह है कि आज हम यहाँ खड़े हैं और आगे निकलने का रास्ता क्या होता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, मेहमानों मेरे जो मौजूद बैठे हैं इनमें से एक राय दूसरे की राय से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि ये नहायत खलूस दिल से हर जो पाकिस्तानी है वो अपने तौर पे एक तजवीज़ वो कौमी बहस में शामिल करना चाहेगा कि हम इस खून से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, अब जहाँ ये दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है, माजी के जो ऑपरेशंस हुए और आज की सियासत में जो पंजाब में है वो क्या फ़र्क है। आज अगर इस तरह पे वो लोग जो ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि आप बहुत यानी जज्बाती रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और वो यानी रियासत से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में जाके एक इंतकाम ले और इंतकामी रवैया जो हमारे बंदे आज गए हैं उनका इंतकाम लिया जाए या पख्तूनख्वा में इंतकाम लिया जाए। रियासतें इस तरह अपने लोगों से इंतकाम नहीं लिया करती, इसका नतीजा कुछ और निकल सकता है। लेकिन हम इससे यानी को एग्जिस्टेंस, यानी एक तो पावर सेंटर्स हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर पावर सेंटर्स, उनकी को एग्जिस्टेंस और पार्टनरशिप और अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए। हम तो इकॉनमी के पीछे परेशान थे, टेररिज्म आके क्या करेगा, और इस पर हम किस हद तक हमारी यानी कितने क्लियर हम हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ुनैरा अज़हर साहिबा, पाकिस्तान में जो आप यूँ कहिए एंकर्स या जर्नलिस्ट्स, उनमें से इनका जो शुमार है वो बहुत उन कम लोगों में होता है जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड, बहुत यानी इनका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है। इनसे पूछेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और आप कहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये इनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे एजाज़ सैयद साहब, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। टेररिज्म और जो आप कहिए कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी या दुनिया भर के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर जो किताब पाकिस्तान में शायद ही ऐसी कोई हो जो इनकी नज़र से ना गुजरी हो। बहुत गहरा मुतालिया है इनका, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नेटवर्क, उनका काम और टेररिज्म को किस तरह डील करती हैं। एजाज़ सैयद साहब से पूछेंगे और उसके साथ अब्दुल्ला गुल साहब पिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये नौजवान आने पाकिस्तान, वो एक ज़ाहिर है कि इनका एक तारुफ है, वो ये चलाते हैं, लेकिन उसके अलावा इनका एक बैकग्राउंड है और इनकी बड़ी एक गहरी नज़र है इन मामलात पे। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और ज़ुनैरा, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा कि ये जो कि मैंने अर्ज़ किया, अच्छा ये एक ही सवाल है, यही मैं आपके सामने भी रखूँगा और बाकी 2 मेहमानों के सामने भी यही सवाल रखूँगा ताकि डिफरेंट एंगल्स आए एक ही सवाल के। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये बलूचिस्तान हो या ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स की पॉलिसी हो, क्या ये इस मकाम पे हम इस वजह से खड़े हैं कि इसमें सिविलियन पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्लियामेंट की पार्टिसिपेशन नहीं है, क्या इसकी वजह ये है, या ये है कि हम एक बतौर सिक्योरिटी स्टेट के सिक्योरिटी के ही मैदान सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारे लिए क्यों है? एक तो इट इज़ गुड टू सी यू इन लाहौर और बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना शो कर रहे हैं। गुड लक फॉर दैट। जब यू आर हियर इज ऑलवेज अ गुड लक शो। थैंक यू। Terrorism is now a permanent feature of the world.
یہ تو ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو ہم ورلڈ وار 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں اور 3 کا سوچتے ہیں وہ 3 یہی ہے. اٹ از اے پرپیچول اسٹیٹ آف وار جس میں دنیا رہے گی. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ. دس از فار دا یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ورلڈ وار 3 جس چیز کا نام لیتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا کانفلکٹ ہو جائے گا بلکہ دس از ورلڈ وار 3. اس میں وہ ایشوز آئیں گے کہ پراکسیز کے پاس نیوکس تو نہیں پہنچ گئے یا پراکسیز کے ذریعے سے تو نہیں ان کا استعمال ہو رہا. اس لیے اس وقت جو تھریٹ ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر پولرائزڈ ہے. ٹھیک ہے. وہی ایک پیج پہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں, وہی سنکڈ نہیں ہے. تو پھر اس کے اگینسٹ لڑنا کس نے کس کے ساتھ؟ بڑی ایک واضح ڈیوائڈنگ لائن ہے, اسپیشلی جب سے یہ غازہ کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے. سو یو اسٹارٹ فرام پیلسٹائن اور آپ پوری بیلٹ کور کریں, ایران تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اور پراکسیز ہی لڑ رہے ہیں. ریڈ سی میں حوثیز لڑ رہے ہیں, حزب اللہ لڑ رہا ہے, حماس لڑ رہا ہے, ایران آئسولیٹڈ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کا اسپل اوور جو کہ پہلے سے ہی ہم سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے. یہ آپ جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو آپ نے بھی کہا کنٹینویشن ہے, ایک چین ہے پیچھے. ایران نے ہم پہ اٹیک کیا, اس کی ریزنز تھیں, ہم نے اسے جلدی ریکنسیلیٹ کیا. ابھی ان کے صدر آ رہے ہیں, یہ پازیٹیو سائن ہے, بٹ دا پرابلم از دیئر. اچھا یہ سب کو پتہ ہے اور اس کا ادراک سب کو ہے. اسے ہینڈل اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح وار آن ٹیرر کو کیا تھا. دس از اے ویری ڈفرینٹ اینڈ کمپلیکس کانفلکٹ. بتائیے نا, میں آپ سے اس مزید, یعنی دیکھیے پرویز مشرف کے زمانے میں جو ایک ان پاپولر اس زمانے میں جو ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی گئی, اس وقت کی ریالٹیز اور تھیں, وہ دنیا بھی ذرا مختلف تھی. آج ایک اور ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ جو جذباتی رد عمل آ رہا ہے چونکہ ہمارے وہ بلوچستان میں ہو گیا یا تو اس پہ ایک بڑا میسو اور طاقت اور مسل اور ٹائم آ گیا کہ دکھا دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو از اٹ دا رائٹ وے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا کچھ اور بھی شامل کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی تھنک نیشنل کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے. اگر کچھ فیکشنز جذباتی رد عمل دے رہے ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ تو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. سو پارلیمنٹ کو بیٹھ کے اگری کرنا چاہیے, سول ملٹری لیڈرشپ کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا کوئی چاک آؤٹ کرنا پڑے گا میپ. لیکن صرف جذباتیت یا صرف بدلہ اس کا حل نہیں ہے. یہ تو بہت کول اینڈ کام وے میں لڑنے والی لڑائی ہے, بیکاز پراکسیز کو اور آئی ایس کے پی ہو, ٹی ٹی پی ہو, آپ نے دیکھ لیا, ان سے آپ 20 سال بھی لڑ لیں, یہ آئیڈیالوجی ڈریون ہے, یہ وہیں کے وہیں ہیں. ہماری انٹرنل سیکیورٹی چیلنج ہوتی ہے, ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی چیلنج ہوتی ہے. تو ہم ایز اے اسٹیٹ ویسے ریئیکٹ نہیں کر سکتے جیسے وہ کرتے ہیں. وی ہیو ٹو گیو اے لانگ ٹرم کمپریہنسو رسپانس. جی اعزاز, میں آپ کے پاس یہی سوال جو میں نے کہا تھا وہی سوال آپ سے دہراؤں گا کہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ ہمارے یعنی یہ جو ہماری اب تک جو اپروچ رہی ہے ان مسائل کو حل کرنے میں, بلوچستان ہو, ٹریول ایریا ہو, کیا یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی پارٹنرشپ چاہیے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو؟ جی دیکھیے انیک بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپروچ رہی کیا ہے. ہماری اپروچ انفارچونیٹلی جس طرح یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, انفارچونیٹلی پارلیمنٹ اس جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ پارلیمنٹ نہیں رہی, وہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور جب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کو اس حد تک ضرور اس کا رول یہ ضرور رہا کہ ابھی آپ دیکھیے جو آخری بڑا واقعہ ہوا وہ 15 اگست 2021 کو طالبان کی طرف سے افغانستان میں کابل کی حکومت پر قبضہ کرنا تھا. تو 1 جولائی کو 2021 کو ایک ان کیمرہ میٹنگ کر لی گئی, پھر اس کے بعد جب طالبان آ گئے تو بعد میں دوسری ان کیمرہ میٹنگ کر لی گئی. پھر پہلے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کیمرہ ایک میٹنگ بلائی گئی پارلیمنٹ کی جس میں بتایا گیا کہ جی مذاکرات کرنا بڑے ضروری ہیں, اور ساری پارلیمنٹ جو ہے اس نے ربڑ اسٹمپ کی طرح کہہ دیا کہ جی بالکل مذاکرات کرنا بڑا ضروری ہے. پھر دوبارہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی تو دوبارہ ایک ان کیمرہ میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کی جو آخری 6 ماہ کی حکومت تھی اس میں, اور اس میٹنگ میں کہا گیا کہ جی ان سے تو مذاکرات نہیں کرنے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے اس میں جو ڈرائیونگ فورس ہے یا جو ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, وہ سولین گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سولین گورنمنٹ ہے اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں
उन्होंने भी अपनी पार्टी के अंदर पॉलिसी लेवल के ऊपर इन इश्यूज़ को रखा ही नहीं। मेरी ज़ाती तौर पे अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर जब तालिबान उधर कंट्रोल कर रहे थे तो जुलाई में मैं अफ़गानिस्तान जाने से पहले तमाम जमातों के टॉप लीडरशिप से बात हुई, मेरी बिलावल साहब से बात हुई, नून लीग के जो टॉप लोग हैं, जो इनके जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल हैं, इनसे बात हुई, और भी बाकी सियासी जमातों के जो टॉप 1-2 लोग हैं उनसे बात हुई। तो किसी जमात के किसी एजेंडे के ऊपर हमारे अफ़गान पॉलिसी नहीं है कि अगर हम पावर में आएंगे तो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी क्या आएगी। अफ़गानिस्तान के हवाले से अभी हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी टेररिज्म आ रहा है, नो डाउट कि टेररिज्म वहाँ से नहीं आ रहा। जो ईरान है वहाँ से भी जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी खुशगवार नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी हो या ईरान के हवाले से पॉलिसी हो, सियासी जमातें पॉलिसी बना ही नहीं रही, या वो खुद भी सरेंडर किए बैठी हैं कि ये उनका काम ही नहीं। तो जब इस तरह का रवैया होगा तो फिर जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वही आके सारे काम करेगी। मेरा ये ख्याल है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट लीड ले रही है, लेकिन असल लीड लेने की ज़रूरत जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सिविलियन गवर्नमेंट को लीड लेने की ज़रूरत होती है कि वो आए और वो आके सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। पहले तो इन हाउस अपनी बात करें और उसमें एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें, खुद जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंसल्ट करके कोई पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के ऊपर बाकी जो इदारे हैं उनको रिकमेंडेशंस दें और उनके साथ मिलकर चलें। तो ये नहीं है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आगे लड़ाई करनी है। लेकिन जो बुनियादी रोल है वो सिविलियन गवर्नमेंट का है, जो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा, ए वजह या बी वजह या सी वजह वो अदा नहीं कर पा रही। जी अब्दुल्ला गुल साहब, यही सवाल आपसे, आपका क्या एंगल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीक भाई। और सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है इस पहली ईद पे जो आपके वालिद बड़े अजीम हमारे सहाफ़ी जनाब नज़ीर नाजदी साहब, मेरे तो अंकल भी थे, और हम तो उन्हीं के कॉलम पढ़ पढ़ के जो है वो जवान हुए और आज तिफ़्ल मकतब हैं। पहले तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो अजीम सहाफ़ी थे, अल्लाह ताला उनके लिए और अगले जहान को बेहतरी फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ तक का सवाल है आपका वो बड़ा अहम है। पहली बात यह है कि हमें सोचना चाहिए कि वॉर ऑन टेरर जब शुरू हुई तो उसके अंदर पहला अल्फाज जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने जो है कहा वो ये कहा कि ये एक क्रूसेड है, यानी कि एक सलीबी जंग से उसको जो है वो उन्होंने तशबीह दी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि दुनिया के अंदर एक नजरिए की जंग जो है वो छिड़ गई और बगैर किसी सबूत, बगैर किसी शवाहिद के वो अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़े। अब मसला यहाँ ये है कि एक नजरियाती जंग है और नजरियाती जंग को अगर आपने नजरिए की एक बदतर नजरिए को सामने ना लाए तो फिर ये जो ग्राउंड बॉम्बर है ये हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर के साथ हमेशा लड़ता रहेगा। और देख लिया कि हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर वो रिजल्ट्स ना प्रोड्यूस कर सका जो ग्राउंड बॉम्बर ने प्रोड्यूस किए। लेकिन बहरहाल जैसे एजाज साहब ने बात की और जुनैरा बीबी ने न्यूक्स की बात की, देखिए जो न्यूक्स की बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायद कसूर ही बन गया कि पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी और सलामती को मद्देनजर रखते हुए न्यूक्लियर का हसूल कर लिया। और ये न्यूक्लियर का हसूल जो है पूरे आलम इस्लाम के अंदर वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ये मौजूद है। हमारे जो जंग की दहशतगर्दी की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी तक देखने में आ रही है उसमें सिविलियन पार्टनरशिप या पार्लियामेंट या सिविलियन सुपरमेसी या पार्टनरशिप या कोई लीडरशिप का नजर आना आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है, नहीं है? अनीक साहब देखें, असल बात यह है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया। जो तो नुकात पाकिस्तान अफवाज के जुमरे में थे वो तो पूरे हुए, लेकिन सिविल वालों ने अभी तक नहीं किया। आप देख लें कि पीडीएम की हुकूमत में जो सबसे ज़्यादा अहम जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके लिए ओहदा होना चाहिए है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, वो हमने नहीं देखा। और आज भी हुकूमत जो आ चुकी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो हमें सामने नहीं नजर आया। तो हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो क्या हैं क्या नहीं ये तो वो हुकूमत ही जानती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो डुएबल थिंग्स हैं उसके अंदर सबसे पहले जो हमने पैगाम पाकिस्तान जो एक नजरिया सामने लेके आए उसको हमें रीडू करना पड़ेगा, रिवैप करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये नजरिया अभी तक कारगर नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक जामे मुजस्सम पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो इलाकाई सूरत हाल को देख के सामने रखी जाए। जी आपका जी बहुत शुक्रिया जी। वक्त हुआ जी एक ब्रेक का, उसके बाद दोबारा यहीं आपसे मुलाकात हो रही है पब्लिक न्यूज़।
जी वेलकम बैक। ज़ुनैरा, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जिस नज़रिए या नैरेटिव की अभी बात हुई, ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि आप क्या चीज़ लेकर उनके सामने जाएंगे, क्योंकि वो एक पुराना नज़र आ रहा था ना कि इस्लामी फ़ौज है, उम्मा है, तो दहशतगर्द कैसे कर सकता है कोई मुसलमान वगैरह वगैरह। तो वो जो एक नैरेटिव आप कहिए जिसको अभी कहा, वो तो उस वक्त से लेके आज तक खाली हाथ ही खड़े हुए इदारे, और आज भी अगर हम एक नज़रिए की या किसी पॉपुलर उसकी बात करते हैं तो वो तो अगर पाकिस्तान में किसी का है तो वो तो एक पीटीआई का नज़र आता है। उसके अलावा तो ना इदारों के पास कोई बयानिया है, ना हुकूमत के पास कोई बयानिया है, ना किसी और पार्टी के पास कोई बयानिया है। तो अब ये जो चैलेंजेस हैं, फिर ये पार्टनरशिप, ये मिलकर आप कितना आपके ख्याल में सक्सेस चांसेस हैं, किस तरह से ये चलेगा, किस तरह, कितनी ज़रूरत है नैरेटिव बिल्डिंग की, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो इदारों के बीच में, लोगों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वैसे होता रहे आप डेमोक्रेट हैं, मैं रिपब्लिकन हूँ, हमारे अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्टेट तो हम सब अलाइंड होते हैं, कम से कम इस पे तो एग्री करना चाहिए। अब आप करें अपनी अपनी नैरेटिव बिल्डिंग, लेकिन वो करें इलेक्शंस के करीब जाके और अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे करें। अब इट्स ओवर और यहाँ बिगर चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। तो आपको जिस तरह बहुत लेट रियलाइज़ हुआ ना कि इकोनॉमी ही बैकबोन होती है। हाँ। हम लोग नैरेटिव्स के पीछे लगे रहे, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और फलानी आइडियोलॉजीज़ ये भी बाद में आती हैं। अगर आपकी स्पाइन, आपकी इकोनॉमी ठीक है, दुनिया आपको डिफरेंट डील करती है। बिल्कुल ठीक। और आप खुद भी थ्राइव करते हैं इंटरनली, आप यू कॉल द शॉट्स, लेकिन आपने खुद अपनी स्पेस भी छोड़ी हुई हो, आप खुद कोई काम ना करना चाहते हो। अभी एजाज कह रहे थे ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो तालिबान को कैसे देखते हैं। जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर कहीं से आया तो सिर्फ पीटीआई की तरफ से आया, प्रो तालिबान, और वो भी मैं समझती हूँ वो भी डिराइव था फ्रॉम द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, वो भी उन्होंने उधर से बोरो किया हुआ था, वो उनका अपना नहीं था। तो जब आप पॉलिटिकली बैठ के सोचते नहीं हैं, अपने लिए लाइंस नहीं डिफाइन करते, और सिक्योरिटी स्टेट होते हुए भी अगर आप नहीं सोच रहे, तो फिर फैसला कर लें कि इसी तरह चलना है, फ्लूइड वे में चलना है, वॉर फुटिंग पे रोज़ चीज़ों को डील करना है, या कोई लॉन्गर रोड मैप बनाना है। अच्छा ज़ुनैरा, अब एक मैं आपसे सवाल करूंगा जो ज़रा आई अंडरस्टैंड कि सेंसिटिव है, लेकिन वी हैव टू फेस द रियलिटी जैसी भी हो। बात यह है कि अब अगर किसी नैरेटिव के बगैर एक यानी फोर्स इस्तेमाल करके अगर बलूचिस्तान और उसको ठीक करने की कोशिश शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पीटीआई एक बहरहाल अपना एक पॉपुलर नैरेटिव लेके खड़ी हुई है जहाँ पे वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक तरह की आज़ादी को, और एक गुलामी से ताबीर करते हैं वो कुछ चीज़ों को, तो ये तो एक यानी ये अगर हो गया कि वहाँ से फोर्स से आपने ऑपरेशन शुरू किया, यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऊपर आ गई, तो देन व्हाट इज़ द आंसर? तो फिर आपकी स्टेट कहाँ पे इतनी फ्रेजाइल है कि आप ये दो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे? इसको फिर सोचना पड़ेगा बैठ के। अगर सिर्फ पीटीआई के डर से बलूचिस्तान में अगर कोई ऑपरेशन करना ज़रूरी है, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ, पीटीआई के डर से या एबीसी के डर से आप उसे नहीं रोकेंगे। स्टेट सबसे पहले आती है। इसी तरह उन लोगों को भी सूनर और लेटर आपको समझाना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं इनको बिठाएं किसी टेबल पे, जो वो ट्विटर पे लिख के डालते हैं उनसे कहें आए लेट्स टॉक अबाउट इट। सो ये सारा कनेक्टेड है, और पार्लियामेंट की बालादस्ती इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जी एजाज, इसी सवाल का आप क्या जवाब देंगे? आपको पता है इस बात का कि फॉर मैनी रीजंस नेक्टा जो है उसको ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं आने दिया गया। उसकी वजह बहुत सारी खैर वजूहत है, लेकिन एक बुनियादी वजह ये थी कि नेक्टा को जो हेड कर रहा है वो एक पुलिस वाला कर रहा है, जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअली जो टेररिज्म को काउंटर करते हैं, जो फ्रंट लाइन फोर्स है, वो आपकी रेंजर्स या एफसी या आर्मी, ये बाद में आते हैं। सबसे पहले आती है आपकी पुलिस सर्विस। अब पुलिस सर्विस के बारे में पहली बात तो ये है कि हमारे 2000 जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई उससे लेकर 16 दिसंबर 2014 तक तो पहले तक हम इस कन्फ्यूजन में रहे कि जी तालिबान गुड तालिबान है या बैड तालिबान है। नहीं, गुड तालिबान भी हैं और बैड तालिबान भी हैं। हमें तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारी एक स्टेट के अंदर एक कन्फ्यूजन रही। और हमारा जो तालिबान के साथ लव था या पैशन था वो इतना ज़्यादा आगे था कि हम उनको यहाँ पर बैठ के सपोर्ट करते रहे और वो अफ़गानिस्तान में जाके कार्रवाई करते रहे। और हम उस वक्त की जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसको कहते रहे कि ये जो अशरफ गनी की हुकूमत है ये तो मिली हुई है हिंदुस्तान के साथ मिली हुई है।
اور ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارا یہ قومی بیانیہ تھا کہ جی افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے، جو کہ درست بات بھی ہے، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے طالبان کی حمایت کی، طالبان کو مدد کی، طالبان نے ہمارے مخالف ٹی ٹی پی ان کو مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب نے مل کے وہاں پر لڑائی کی اور ہم نے ان کے مذاکرات کروائے، اور اس بات پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خان صاحب نے بڑا اس بات پہ فخر کا اظہار کیا تھا کہ جی ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے کر لیا ہے، امن کر لیا ہم نے. اور پھر وہاں پر طالبان کی حکومت آئی، اور طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں جو حملے ہو رہے تھے افغانستان سائڈ سے وہ ملٹی فولڈ اضافہ ہو گیا. طالبان جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے چھتری فراہم کی ٹی ٹی پی کو، اور آج بھی آپ دیکھیے طالبان وہ وہاں پر بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حق کی بات نہیں کر رہے، وہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کے والد صاحب سے بھی میری ملاقات ہے، ان سے بھی میری بڑی ملاقات ہے، کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریے کی اور آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، یہ ڈالر کی جنگ ہے، یہ پیسوں کی جنگ ہے. یہ پیسوں کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، امریکہ آج ان کو پیسے دیتا ہے، آپ کو پتا ہے ان کی اسسٹنس کے ساتھ یہ طالبان کی وہاں پر گورنمنٹ چل رہی ہے، اور وہ جو پاکستان مخالف عناصر ہیں، مختلف جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے طے کر لیں کہ افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ جو ان کی حکومت کے اوپر قبضہ کرنا تھا یا وہ جو بھی ساری معاملات ہوئے اس کے اوپر آپ کا اسٹیٹ کا موقف کیا ہے. طالبان ہمارے ہاں کارروائی کرتے ہیں، ہم جواب میں وہاں پر کارروائی کر دیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بارڈر بند ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل اس وجہ سے جنم لیے ہیں، ہماری جو پالیسی نہ ہونا یا پالیسی کا ایبسنٹ ہونا اس کی وجہ سے. اس سارے عمل میں جو سب سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے حالیہ سالوں میں یا حالیہ دنوں میں، وہ لاسٹ نومبر دسمبر میں لیا گیا، اور وہ انٹرم گورنمنٹ کے دوران لیا گیا. اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم پاکستان میں موجود جو غیر قانونی افغانی ہیں یا افغان مہاجرین ہیں ان کو نکال دینے کی. اور اس سارے معاملے میں بھی جو سویلین حکومت تھی، پہلی تو بات ہے کہ انٹرم گورنمنٹ تھی، سویلین حکومت تو وجود ہی نہیں کر رہی تھی، سیاسی جماعتیں تو وجود ہی نہیں رکھتی تھی گورنمنٹ کے اندر، ان سے بھی مشورہ نہیں لیا گیا. تو یہ جو ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ تو پورا بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور جو سویلین جماعتیں کر رہی ہیں وہ تو کچھ کوئی کام ہی نہیں کر رہی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارے بھائی نے جو بات کی، کون نہیں چلنے دے رہا نیشنل ایکشن پلان کو؟ جی نیشنل ایکشن پلان واز دی فائنسٹ 21 پوائنٹ جو ہم نے تشکیل دیے تھے 16 دسمبر 2021 میں، اور اس میں طے کر لیا تھا ہم نے کہ کوئی گڈ بیڈ طالبان نہیں ہوگا. ان 21 پوائنٹ میں سے 12 پوائنٹس جو تھے وہ پولیس کے والے سے تھے کہ، اور پھر اسی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ کی یہاں پر مرکز میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے ہیڈ کیا تھا. اس وقت کے آرمی چیف جنرل رحیل شریف تھے اس میں، اس وقت کے باقی جو سیکیورٹی کے ادارے تھے، اور اس کے بعد ایک خبر ڈان میں آ گئی تو وہ ڈان لیکس بن گئی. اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی تھی کہ ہم نے ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور گڈ اور بیڈ طالبان میں فرق نہیں کرنا، کارروائی کرنی ہے. آپ نے نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ کیا کہ آپ نے جب نہیں کارروائی کی تو انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے فیٹ ایف کی شکل میں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی صورت میں، وہ ایکشن میں آ گئے. اور پھر جب آپ نے اس بنیاد پہ کے اوپر ایک پوری حکومت کو گھر بھیج دیا، وہی کام آپ کو بعد میں خود کرنا پڑا، انہی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے خلاف کام کرنا پڑا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں مل کر چلنا سیکھنا ہوگا. جو بھی سویلین گورنمنٹ آئے، چاہے وہ عمران خان کی آئے، چاہے وہ نواز شریف کی آئے، وہ شہباز شریف کی آئے، یا دوبارہ عمران خان کی آئے، ان کو پورا سپورٹ دینا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم حکومت سے بڑے اور حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ مل کے چلنا ہوگا، اور حکومت کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا، ان کو بھی اپنے اندر جسے کہتے ہیں جو کی ایشوز ہیں ان کے اوپر پالیسی بنانا ہوگی. ساری حکومتوں کی جو سول جماعتیں ہیں ان کی اپنی بھی ایک پالیسی کی تیاری ہونی چاہیے. ہاں وہ بالکل ہونی چاہیے. جی عبداللہ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پرویز مشرف مثال کے طور پہ ایک وہ لے کر آیا تھا سب سے پہلے پاکستان، یعنی جو انلائٹن ماڈریشن اور سب سے پہلے بالکل انلائٹن ماڈریشن اور سب سے پہلے پاکستان، یعنی جو آئیڈیالوجی اگینسٹ طالبان. اب ان چیزوں میں کچھ جان رہ گئی ہے عبداللہ صاحب؟ کیا نیریٹو اٹھا سکتے ہیں اب آپ اگینسٹ جانے کے لیے ادھر؟ کیا ہے
देखिए अनीक साहब, बिल्कुल ये बातें सारी दुरुस्त हुई, और मैं ये समझता हूँ कि आपको बहरहाल आइडियोलॉजीज कैन नॉट बी फॉट विद वेपन्स बट ओनली विद सुपीरियर आइडियोलॉजी। तो वो क्या है? कोई शक नहीं है जो एजाज सैयद साहब ने कहा कि जी बिल्कुल डॉलरों के लिए, हाँ कुछ लोग होंगे, लेकिन क्या गजा के अंदर भी डॉलर के लिए जो है वहाँ लोग अपने इलाके को वागुजार कराना चाहते हैं, या कश्मीर में भी डॉलर के लिए मुजाहिदीन जो है वो लड़ रहे हैं, या रूस के खिलाफ जब हुआ था तो तब अपना मुल्क जो है, वो हम कहीं और जा रहे हैं। समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में। मैं बिल्कुल मैंने जो रिसेंट पॉलिसीज देखी हैं, आई हैव नो लव फॉर तालिबान, और ना मैं उनको सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कब्जा तो अमेरिका ने किया था उनके मुल्क के ऊपर, उन्होंने तो जाके कब्जा नहीं किया था, लेकिन बहरहाल ये उनको कहना कि जी उन्होंने वापस कब्जा कर लिया 15 अगस्त 2021 को। बहरहाल हैविंग सेड सो, इससे हट के बात करते हैं। देखिए, जो जुनैरा साहिबा से आपने सवाल पूछा था वो बड़ा अहम था, और वो ये था कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन, देखें बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है, और आपका जो फाटा का एरिया है वो उसके मुकाबले में अशरे अशीर भी नहीं है। वहाँ 2,02,000 फौज जो है वो तयन होके क्या रिजल्ट आ गए? क्या आप लोगों ने जो है वो दहशतगर्दी को पिछाड़ दिया? क्योंकि अभी जो निगरान वजीर आजम थे उन्होंने तो ये कहा कि 60% दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। और हम ये भी देखते हैं कि जब ऑपरेशन क्लीन अप होता है, पता चलता है कॉम्बिंग ऑपरेशन हो गया और वो फिर क्लीन हो गया, फिर वहां दोबारा दहशतगर्द कैसे जन्म ले लेते हैं, ये है असल सवाल। और अगर 2,02,000 फौज आपने फाटा में लगाई है तो आप कितनी जो है वो बलूचिस्तान में झोंक देंगे? और अगर आप बलूचिस्तान में झोंकेंगे तो क्या हुआ वो डोजियर का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया था, और जब यूएन के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पेश किया था कि बलूचिस्तान के अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, क्या हुआ? अगर आप कुलभूषण को जो है अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? सुषमा स्वराज ने यही कहा था ना कि वो भारत माता का बेटा है और हम जो है वो उसको हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें एक बहरहाल हमें मिलकर, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ साथ हमें जो है भाई बराबरी ही कर लें, उसको ब्लेंड करके एक मुश्तरका पॉलिसी बनानी होगी। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू गो टू कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मुलाकात होती है पब्लिक की। जी वेलकम बैक। जुनैरा, एक सवाल जो अब आखिर में मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा वो ये है कि ये तो हमने एक नैरेटिव की इंपॉर्टेंस पे बात कर ली, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, उसकी एफर्ट भी नज़र नहीं आ रही। वो एक पार्टनरशिप की वो भी होना चाहिए, हमने अपनी तजवीज़ दे दी, हम यही कर सकते थे। लेकिन आगे अगर जाके ये जो भी जिक्र हो रहा है, जो ख़तरा पैदा हो रहा है वो ये है कि अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है बिकॉज ऑफ इसराइल एंड गज़ा, तो माजी में अफ़गानिस्तान जैसा मुतालबा अगर कर लिया गया कि ईरान के ख़िलाफ़ आ जाए, मेरे ख्याल में तो कर लिया गया है। बिकॉज अगर अमेरिका ने ये कहा है कि आपको बेशक पाइपलाइन के बदले में बहुत हेक्टिक पेमेंट करनी पड़ेगी लीगल कोर्ट में जाके, अगर आप उसके साथ कंप्लाई नहीं करते, उसके बावजूद अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने ईरान के साथ पाइपलाइन को कंटिन्यू किया तो सैंक्शंस के लिए तैयार रहें, तो इसका और क्या मतलब है? डायरेक्ट सैंक्शंस की बात की है उन्होंने। तो मेरे ख्याल है वो स्टेज दोबारा हो गई है कि ईदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो सिचुएशन वापस आ गई है। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब सोचना आपने ये है कि इस थ्रेट को डील कैसे करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान। मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट टीटीपी, दिस इज़ नॉट ISKP। ये थ्रेट स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है, इसका स्पिल ओवर आ रहा है गाज़ा से। इसमें इसराइल जो कि स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी है US की, वो उसे अपना नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम का हिस्सा समझता है। अमेरिका खुद इन्वॉल्व है टू काउंटर ईरान। आपके पास क्या पॉलिसी है? क्या पॉलिसी है? आपने कैसे चलना है? आप उसके साथ इंगेज रहते हुए कन्विंस कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं पाक US रिलेशनशिप्स इन गुड वे? और वो भी रिसेंट पास्ट में जो हमने देखा है, पाकिस्तान में जो US के एम्बेसडर हैं वो बड़ा गुडविल के साथ सबके साथ मिल मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी क्या उनके साथ कोई इंगेजमेंट चल रही है? ये होता है हमारे यहाँ एक ब्लैकआउट, खामोशी। यहाँ पे आप कंट्रोल ज़्यादा देख रही हैं या कुछ सिविलियन स्पेस देख रही हैं? सिविलियन स्पेस तो आपने बहुत गंवा दी और बहुत तेज़ी से गंवाई है। पिछले 2-3 साल में तो सेक्टर्स के हिसाब से आपने अपनी स्पेस दे दी। दी हुई स्पेस वापस लेना एक अलहदा स्ट्रगल है।
मुझे नहीं पता उसमें कितने साल लग जाएं, उसमें दहाइयाँ लग जाएं, तब तक ये मौजूदा लीडरशिप 70 प्लस है, अभी 80 प्लस हो गई होगी, तो पीछे कौन सी टीम तैयार है हमारे पास ये जंग लड़ने के लिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन। सेकेंड टियर लीडरशिप हमारे पास कभी भी नहीं रही, हमें हमेशा पर्सन स्पेसिफिक 1-2 फिगर्स हमारे पास रहे हैं। तो ज़रदारी साहब सोच लें, एक दफ़ा और प्रेसिडेंट बन गए हैं, कुछ अब इस मुल्क का भी सोच लें। शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बन गए, एक दफ़ा इस मुल्क का सोच लें, इकट्ठे बैठ जाएं, पार्लियामेंट में बात में बार बार कह रही हूँ, बात करनी शुरू करें लोगों के साथ। ये जो आप नैरेटिव कह रहे हैं ना, आप लोगों को हकीकत बताएं, वहाँ पे डिबेट करें, और फिर उस डिबेट के जवाब में जो पॉलिसी आए वो लोगों को नज़र आए कि उसके ऊपर पार्लियामेंट अमल भी कर रही है। दिस इज़ द ओनली वे, वरना सिक्योरिटी के लेंस से तो चीज़ें चल ही रही हैं, और फिर वो डंडे से चलेंगी, वो तो फिर चल ही रही, डंडे से चलेंगी। जी एजाज सैयद, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि है तो हाइपोथेटिकल बड़ा ख़तरनाक सा है, लेकिन ये कि अगर ऐसे सिचुएशन का पाकिस्तान को सामना करना पड़ गया, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर फरमाइश आ गई, तो हमारा क्या रद्द अमल हो सकता है? हमारे यहाँ क्या कोई कहीं गौर व फिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा? जी देखिए, जो पाकिस्तान है इस सारे मामले को हल करने के लिए मेरी इतलात के मुताबिक कोशिश कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जा रहा है जिनके पास वेवर है ईरान के साथ काम करने का, और उसकी एक कंपनी के ज़रिए ईरान के साथ बात करने की आगे कोशिश की जाएगी। आपको याद होगा कि रिसेंटली जो मिलर हैं स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जमान हैं, उनसे भी एग्जैक्टली ये सवाल पूछा गया था कि अमेरिका ने अपने मफादात के लिए तो डील कर ली है अपने मुखालिफ मालिक से एनर्जी नीड्स के मुताबिक, लेकिन जब पाकिस्तान ये एनर्जी नीड्स के हवाले से कर रहा है, तो जो तर्जमान है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के, तो उनके पास इस बात का कोई मुनासिब आर्गूमेंटेटिव जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक अभी रिसेंटली ईरान से एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आया हुआ था, उनके मिनिस्टर हैं सीनियर, वो पाकिस्तान में आए हुए थे, और पाकिस्तान में जो मुतलका लोग हैं पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस के, पाकिस्तानी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं और इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अमेरिका की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें यूक्रेन पहले है। वैसे अभी राइट नाउ अगर बात करेंगे तो अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट तो इलेक्शन है नवंबर के नवंबर में इलेक्शन होगा, क्या होगा, क्या वाकई ट्रंप आ जाएंगे या बाइडन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका के अंदर भी। वहाँ पर अगर इस इलेक्शन की बात को माइनस भी कर ले तो पहली जो प्रायोरिटी है उनकी अमेरिका की वो यूक्रेन है, और यूक्रेन के साथ जो गज़ा में सिचुएशन चल रही है वो इसको भी डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि गज़ा की जो सूरत हाल है उसने खुद अमेरिका के अंदर बड़ा एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, लेकिन नेतन्याहू का जो अटैक है ईरान पे इसी वजह से है ना, पाकिस्तान इन बिटवीन को रास्ता बनाने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। जी 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 अब्दुल्ला गुल साहब, आपका लास्ट कमेंट जी इस सूरत हाल पे, यानी दो मुख्तलिफ आपने सुन लिया, आप क्या? मैं समझता हूँ ये गेम ऑफ नर्व्स है, और $22 बिलियन पेनल्टी है गैस पाइपलाइन के अगर हमने ना उसको फुलफिल किया। क्योंकि मेरी अभी जब मैं दिसंबर में गया था ईरान गजा की कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो वहाँ इब्राहिम रईसी साहब से मुलाकात हुई थी, और $22 बिलियन वो माफ़ करने के लिए तैयार है बशर्ते कि पाकिस्तान जो है वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा अभी जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस टाइम पे आपको याद है कि उस टाइम पे 105 मेगावाट का बिजली का मंसूबा जो है हमने उससे बिजली लेना शुरू कर दी है। तो सैंक्शंस की बातें जो हैं वो सिर्फ ढकोसले हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे सैंक्शंस जो, अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और इस खिते के अंदर एक अहम मुल्क है, और अगर अमेरिका कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान उनके ब्लॉक से बिल्कुल बाहर निकल जाए। इसी वजह से अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो बड़े एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि अगर हमने पाकिस्तान को बिल्कुल रद्द किया तो वो चाइना की तरफ जो है वो खिंच जाएगा, और पाकिस्तान अपने 3 पड़ोसी, क्योंकि हमें एक तरफ चीन, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ ईरान, हमें इनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें आप आइसोलेशन की तरफ आप नहीं लेके जा सकते। और एक न्यूक्लियर कंट्री को कभी भी आप आइसोलेट नहीं करते, उनको उस लेवल के ऊपर नहीं लाते जहां वो के ज़माने में आया था ना पाकिस्तान, उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साथ
साथ ही साथ हमें मेरे ख्याल में पॉलिटिकल नर्व्स के साथ साथ मिलिट्री नर्व्स को साथ रखते हुए एक कंबाइंड एक कौम की सतह के ऊपर खड़ा होकर जो है इसको जो है वो मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं सिलेक्टिवली एंड रिस्पेक्टफुली हमें नो करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा जी। आप लोग तशरीफ़ ले फराह हमने सुनी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शो का अख्तिताम इसी बात पे हो सकता है कि अगर ये जो बड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं इसमें सबसे बड़ा लैक अगर कोई नज़र आ रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, गवर्नमेंट में शामिल ज़ाहिर है सियासी हुकूमतें हों, या वो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट हो, वो बलूचिस्तान के वाक़यात हों, मगरबी बॉर्डर पे जंग हो, या वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, बयानिया क्लैरिटी, आगे बढ़ने की वाज़े क्लैरिटी, कोई जिसको अब्दुल्ला भी आइडियोलॉजी कह रहे थे, वो क्या है हमारे पास, उसकी कोई वजाहत नहीं है, वो किसी के इल्म में नहीं है। वो कौन सा एक ऐसा कौमी नारा हो जो उठाकर आप यानी लोगों को मोटिवेट करते हैं और आगे एक्शन प्लान करते हैं, वो नहीं है, सब खाली हाथ पड़े हैं। उम्मीद है कि इस पर कोई पार्टनरशिप होगी और कोई कहीं तो हम इकट्ठे बैठ सकें। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल आपसे फिर शब मुलाकात होगी 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।